इस दुनिया में हर व्यक्ति एवरेज नहीं रहना चाहता, बल्कि चाहता है कि बिल्कुल अलग बने। एवरेज रहकर तो पूरी जिंदगी निकल सकती है, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो ग्रेट तो बनना ही पड़ेगा। ग्रेट बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको विनम्र भी बनना होगा। सफलताएं रातों रात नहीं मिलती, लेकिन लंबे समय तक जब एक ही चीज पर फोकस किया जाता है और उसके लिए प्रयास किया जाता है तो सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स पे। आज की किताब है गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन एवरेज नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्रेट बनना चाहता है, जिंदगी को जीना चाहता है। इस किताब में दिए गए कॉन्सेप्ट और आइडियाज काफी हेल्पफुल होंगे अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाने में। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अच्छा बना रहना महान बने रहने का शत्रु है। जिम कॉलिंस और उनकी टीम ने अपनी स्ट्रैटेजी से बहुत सारी कंपनीज की रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, अच्छाई महानता की दुश्मन है। जब लोगों को ये लगता है कि वो काफी अच्छे हैं तो वो महान बनने के रास्ते की तरफ नहीं चलते हैं, और यह हमारी लाइफ के हर फेज में होता है। स्कूल में, घर में, काम में, बिजनेस में या सोशल लाइफ में। जब हमें लगने लग जाए कि हम तो काफी अच्छा कर रहे हैं तो उसके आगे काम करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जिम कॉलिंस ने 21 रिसर्चर्स को इकट्ठा किया और उसके बाद उन कंपनीज के बारे में रिसर्च की जिन्होंने अच्छे परिणामों से महान परिणामों की तरफ छलांग लगाई, जिन्होंने उन परिणामों को कम से कम 15 साल बनाए भी रखा। वो ये जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक कंपनी को गुड से ग्रेट बना देती है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ज्यादातर कंपनियों को गुड ही बनाए रखती है, ग्रेट के रास्ते पर नहीं ले जाती है। एक बात जो देखने में सामने आई वो ये था कि जो लोग या जो कंपनीज चेंजेस को वेलकम नहीं करते, उनकी परिस्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं। थोड़े बहुत चेंजेस करके उनको लगता है कि काफी ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। चेंजेस को लगातार बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने यह पाया कि जो कंपनीज अच्छे से महान बनी हैं, उन्होंने हर स्थिति का सामना किया और कभी भी विश्वास न खोने का अभ्यास किया। ऐसी वो हमेशा से नहीं थी, ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं। ये कंपनीज हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। हेजहॉग कॉन्सेप्ट, हेजहॉग एंड द फॉक्स, इस ऐसे से आया है जिसमें ये बताया गया है कि एक हेजहॉग एक बड़े गोल के लिए काम करता है और जो फॉक्स है वो अनफोकस्ड होकर बहुत सारी चीजों के लिए भटकती रहती है। यहीं से आया है हेजहॉग कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है आप उस चीज पर फोकस करें जिसके लिए आप डीपली पैशनेट हैं, जो आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छे से महान बनने वाली कंपनीज भी हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर ही काम करती है। जिम कॉलिंस बताते हैं कि अच्छे से महान कंपनी बनने के लिए कंपनीज स्पेसिफिक गोल पर काम करती है, और सिर्फ पैसा बनाना ही उनका गोल नहीं होता। उनका गोल होता है जो वो काम कर रही हैं उसमें बेस्ट काम करके दिखाना। चैप्टर नंबर 2, लेवल 5 लीडरशिप। जिम कॉलिंस ने लीडरशिप के कुछ लेवल्स के बारे में बताया है। लीडरशिप लेवल 1 वह व्यक्ति होता है जो असाधारण होता है और कंपनी के प्रोग्रेस के लिए एक प्लान तैयार करता है। लेवल 2 लीडर कंपनी में काम करने के लिए सहयोग देता है। लीडरशिप लेवल 3 में कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट के हेड के रूप में काम करता है। लीडरशिप लेवल 4 का व्यक्ति एक सफल टीम लीडर के लिए जाना चाहता है, और लीडरशिप लेवल 5 के व्यक्ति लीडरशिप लेवल 1 से लेकर लीडरशिप लेवल 4 तक के सभी गुणों को समेटे हुए होता है। इसके बावजूद वह व्यक्ति विनम्र होता है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करता है। विनम्रता और निडरता, ये गुण इन लीडर्स को अपनी कंपनी में ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं, और इनके वैल्यूज की वजह से इनकी कंपनी भी ग्रो करती रहती है। एक लीडरशिप लेवल 5 का व्यक्ति अपने सभी गोल्स और अपनी सभी एक्सपेक्टेशंस को कंपनी के लिए लगा देते हैं। उनकी चाहत सबसे ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उठाना होता है, सिर्फ खुद को नहीं। लेवल 5 लीडर्स के रिस्पॉन्स भी उनकी तरह अनोखे होते हैं। जब कंपनी ग्रो करती है तो वो इसका पूरा क्रेडिट अपनी कंपनी के सभी लोगों को देते हैं, और जब कंपनी ग्रो नहीं करती है तो वो इस सब का श्रेय खुद ले लेते हैं। उनको लगता है कि उनकी कंपनी ग्रो ना कर पाने के जिम्मेदार वही हैं। लेवल 5 लीडर्स के पास कंपनी के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और दूरदृष्टि भी है, जिससे वो अपनी कंपनी में कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करें उसका अनुमान लगा सकते हैं। वे अपनी कंपनी में एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं ताकि लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें। लेवल 5 लीडर्स के साथ काम करने वाले व्यक्तियों ने यह भी बताया है कि उनके अंदर भी वही गुण आ गए हैं, जैसे कि पेशेंस, दूरदर्शिता, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। लेवल 5 के लीडर्स अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी ऐसे ही तैयार करते हैं ताकि वो भी उनके ही जैसे बने। वो यह कभी नहीं चाहते कि दूसरे लोग असफल हों और वो सफल हों, बल्कि वह अपनी टीम के सभी लोगों को लीडर
लीडरशिप क्वालिटीज के साथ ही तैयार करते हैं। जिम कॉलिंस कहते हैं कि जो कंपनियां सिर्फ अच्छी रहीं, उन कंपनीज के मैनेजर्स ने ऐसे लीडर्स को चुना जो या तो कमजोर थे या फिर निराश थे। जिम कॉलिंस कहते हैं कि अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया जो कंपनी सिर्फ गुड ही रहीं, उन कंपनीज ने बाहर से सीईओज और मैनेजर्स को हायर किया था, परंतु जो कंपनीज गुड से ग्रेट बनी, वहाँ के लीडर्स उन्हीं कंपनीज में से निकले और उन्होंने उन कंपनीज को इस लेवल पर पहुंचा दिया। एक कंपनी के महान बनने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 5 के लीडर्स काम करते हों, क्योंकि वही उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने में अपना पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट हु देन व्हाट। पहले कौन, उसके बाद क्या। जिम कॉलिंस कहते हैं कि आइडियल इंडिविजुअल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होती हैं। आइडियल लीडर्स रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी टीम की इम्पोर्टेंस को, पर टीम चुनने से पहले आप किसको चुन रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसी के बेस पर उनके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तय होती है। ग्रेट लीडर्स के पास एक विजन होता है कि वो अपनी कंपनी को कैसे डेवलप करेंगे। कॉलिंस कहते हैं कि ग्रेट विजन ग्रेट लीडर्स के बिना अधूरा है। अच्छे से महान ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो सभी लोगों की बातें सुनकर उन डिफरेंट ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर को चूज करते हैं। इसी तरह का गुड टू ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन नुकोर, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया और उनकी कैपेबिलिटीज को नरिश किया। कॉलिंस बताते हैं कि हायरिंग करने से पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ये 3 स्टेप से गुजरना चाहिए। नंबर 1, चाहे कितनी भी एप्लीकेशंस हो, उनमें से जॉब के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट प्रोफाइल हो उसको चुनने तक कोशिश करते रहें। नंबर 2, यदि आप किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना चाहते हैं तो उससे पहले ये ढूंढे कि कहीं उस एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग गलत काम तो नहीं दिए जा रहे। यदि ऐसा है तो उसकी पोजीशन को स्विच किया जा सकता है। नंबर 3, किसी भी कंपनी के बेस्ट इंडिविजुअल्स को गुड बुक्स में रखा जाना चाहिए, उनकी तारीफ की जाना चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कुछ कंपनीज ये कोशिश करते हैं कि हर जगह वो अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को रखे, पर ऐसा करने से कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो बेस्ट एम्प्लॉयज भी एक लिमिट के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर से सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके उनको ऐसे काम दिए जाए जो उनकी एबिलिटीज को सूट करते हैं। आइडियल इंडिविजुअल्स को ये जरूरत नहीं होती उनको बाहर से मोटिवेट किया जाए, वो तो अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं। सिर्फ अपने स्टाफ को चांस देना चाहिए कि वो चमक सकें और अपनी एबिलिटीज को सबके सामने प्रेजेंट कर सकें। कॉलिंस के रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मंथली सैलरी का किसी व्यक्ति के मोटिवेशन या काम करने की इच्छा से ज्यादा संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति और लीडर्स आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं उनके लिए सैलरी सिर्फ अपने कामों को करने का एक जरिया मात्र है। चैप्टर 4, क्रूर तथ्यों का सामना करें लेकिन फिर भी विश्वास न खोएं। एक संगठन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो भविष्य के लिए तो अपने टारगेट्स को सेट कर ले, लेकिन प्रेजेंट में जो सिचुएशंस चल रही हैं उनकी भी रियलिटी को समझे। एक लीडर की यह क्वालिटी होती है कि वो एनालिसिस करने के बाद एक राइट डिसीजन लेता है। किसी भी संगठन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऑनेस्टी के साथ इनपुट दे और निरंतर काम करता रहे। कॉलिंस ने यह रिसर्च की कि लीडर्स कैसे काम करते हैं, फ्यूचर की उपलब्धि में कैसे अपना योगदान देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यह पहली जिम्मेदारी है कि वो वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी रियलिटीज है उनके बारे में सच बताए और टेक्निक्स और डिसिप्लिन के थ्रू उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करे। यहाँ पर एक लीडर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने कर्मचारियों को तैयार कर सकता है कि वो भी इन रियलिटीज को समझें और कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। एक कंपनी में ये 4 फंडामेंटल्स बातें होनी चाहिए। नंबर 1, लीडर्स को उत्तर नहीं मांगना चाहिए बल्कि बातचीत करनी चाहिए। अपनी समझ के साथ लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो अपनी राय रख सके। कंपनी में ऐसा माहौल होना चाहिए कि हर कोई बिना किसी डर और दबाव के बात कर सके। गुड टू ग्रेट कंपनीज में लीडर अपने एम्प्लॉयज को अपने डिस्कशंस में इंक्लूड करते हैं। किसी भी सिचुएशन को एनालिसिस करें, यानी उसका विस्तार से विश्लेषण करें और उसके बाद किसी को भी दोष न दें। जहां कहीं गलतियां हुई हैं उसके लिए स्थितियों की जांच करें। इसका एक एग्जांपल है 7up कंपनी को कलमैन ने एक्वायर किया और उसके बाद उन्होंने एक भाषण में कहा कि वो फिलिप मॉरिस के खराब फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेंगे, लेकिन वो जो सिखा रहे हैं उसे सीखने की जिम्मेदारी हम सभी लेंगे। किसी भी काम में यदि मुश्किलें आती दिखे तो चेतावनी दें। लीडर को अपनी शक्तियों का प्रयोग भी लिमिट्स में करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो महान संगठन होते हैं उनके पास हर तरह का डेटा होता है, वो हर तरह के डेटा तक पहुंच सकते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है कि डेटा चूज किया जा सके, बल्कि हर संगठन के पास अपने एम्प्लॉयज के साथ जुड़ने का एक अलग और नया तरीका होता है और वहीं से वो सभी डेटा इकट्ठा किया जा सकता है जिसकी उनको जरूरत होती है। कॉलिन कहते हैं कि सबसे बेस्ट जानकारी डेटा में नहीं होती, बल्कि उस डेटा में से ऐसा डेटा निकाल लेना जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा जानकारी
छिपी होती है। इस बुक में एक स्टॉकडेल पैराडॉक्स की बात की गई है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट एक राइटर एडमिरल जिम स्टॉकडेल ने दिया था। इससे मीनिंग है कि प्रेजेंट सिचुएशन की रियलिटीज को तो समझना है, लेकिन कभी भी अपने विश्वास को कम नहीं करना। उम्मीद रखनी है कि एक दिन इन रियलिटीज में चेंज आएगा, सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी। स्टॉकडेल को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया और उनको तंग किया गया। इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो जीवित भी रहेंगे या नहीं, या घर लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन स्टॉकडेल ने कहा, मैंने हमेशा यह उम्मीद रखी कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं अंत में जीतूंगा। मैंने कभी भी विश्वास नहीं खोया। और हम भी इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, सिचुएशंस कैसी भी चल रही हो। हमेशा विश्वास रखना है कि एक न एक दिन हम इस सब से उबर जाएंगे। स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहता है कि कठिनाइयों को समझना और दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें मजबूत करना एक व्यक्ति के संकल्पों और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 5, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। यदि आप लोमड़ी या हेजहॉग बनना चुन सकते हैं तो आप क्या बनेंगे? बहुत से लोग लोमड़ी बनना पसंद करेंगे क्योंकि लोमड़ियां सुंदर, आकर्षक और चालाक होती हैं, और हेजहॉग बहुत छोटे से जीव होते हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कांटे लगे होते हैं और ये बिल्कुल धीमे, शांत और हार्ड वर्किंग होते हैं। हेजहॉग कॉन्सेप्ट एक ग्रीक पैराबल पर आधारित है जिसमें कहा गया है, लोमड़ी बहुत सी बातें जानती है लेकिन हेजहॉग एक बड़ी बात जानता है। लोमड़ी हेजहॉग को पकड़ने के लिए कई तरीके अपनाती है, लेकिन हर बार हार जाती है क्योंकि हेजहॉग अपने कांटे उसको चुभा देता है। लोमड़ी एक ही टाइम में बहुत सारे गोल्स पर फोकस करती है, इसलिए उसकी सोच अनफोकस्ड होती है और अंत में वो बहुत कम हासिल कर पाती है। लेकिन हेजहॉग अपनी लाइफ को सरल बनाते हैं, एक ही गोल पर अपना ध्यान लगाते हैं। कॉलिंस कहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सफल होना है तो उसको अपना ध्यान किसी एक चीज पर लगाना होगा जिसमें वो सबसे अच्छा करते हैं, और यही होगा उनका हेजहॉग कॉन्सेप्ट। इसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह बताना चाहिए कि वो दुनिया में सबसे अच्छा क्या बना सकते हैं और अपने सारे रिसोर्सेज उसी को बनाने में लगा देने चाहिए। हेजहॉग कॉन्सेप्ट के अनुसार लीडर्स को यह पहचानना चाहिए कि उनकी बिजनेस की सोल क्या है। यहीं से शुरुआत होती है इस आइडिया की कंपनी में एक बोर्ड मेंबर्स की टीम होनी चाहिए जिनकी अपनी गोल्स को लेकर पूरी क्लैरिटी हो। इस काउंसिल के सभी लोग समय समय पर मीटिंग्स करते हैं और अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे अपनी कंपनी के उस प्रोडक्ट को हमेशा बेटर लेवल पर ले जाया जाए। इस बोर्ड में 5 से 12 तक मेंबर्स हो सकते हैं। ये काउंसिल मीटिंग्स हफ्ते में एक बार या महीने में 2 से 3 बार भी हो सकती हैं। एक अच्छी कंपनी को एक महान कंपनी बनने में और हेजहॉग कॉन्सेप्ट को लाने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी का जो बेस्ट आइडिया है वो हमेशा से उनके दिमाग में रहा हो या हमेशा से उनके प्रोडक्ट में नजर आया हो, बल्कि उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से वो प्रोडक्ट धीरे धीरे अपने आप में बेस्ट बना। गुड टू ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये जानते हैं कि कैसे अपने बिजनेस से मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए, और यह सब कुछ हासिल किया जा सकता है यदि हेजहॉग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाए। इस हेजहॉग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल भी अपनी लाइफ में एक गोल पर नजर रखकर और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके उस गोल्स को अचीव कर सकता है। चैप्टर नंबर 6, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। अच्छी से महान कंपनियों के नेता इस बात का ध्यान रखते हैं कि कंपनी में ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाए जहां ऑलरेडी डिसिप्लिन हो। इस प्रकार के सिस्टम में वो लोगों पर नहीं बल्कि वहां के माहौल को बनाने में ध्यान देते हैं। अच्छी से महान कंपनियों के लीडर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि हायरिंग करते वक्त वो ऐसे व्यक्तियों को हायर करें जो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हों और उन कामों को करने का हर तरीके से प्रयास करें। एक सेल्फ टॉट पर्सन वो होता है जो अपने आप अपनी चीजों के लिए ध्यान रखता है, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी लेता है। इसी प्रकार कॉलिंस वर्ल्ड क्लास कंपेटिटर और 6 टाइम आयरनमैन ट्रायथलॉन चैंप दविस स्कॉट का उदाहरण लेकर कहते हैं कि वह एक दिन में 75 माइल्स बाइसिकल चलाते हैं, 20,000 मीटर स्विमिंग करते हैं और 17 माइल्स भागते हैं, और यह वो हर रोज करती हैं। यह उनको कोई सिखाता नहीं है बल्कि वो अपनी इच्छा से उसको करते हैं। यदि बार बार चीजों को सिखाना पड़े इसका मतलब है कि आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है। अच्छे से महान कंपनी के नेता इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो ऐसे लोगों को ही कंपनी में हायर करें जो इंटरनली मोटिवेटेड हों। कॉलिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए बल्कि यह एक्शन तो अपने मन से आने चाहिए, क्योंकि जब एक्शंस मन से आते हैं तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाते हैं। पर जब एक्शंस को जोर देकर करवाया जाता है या अपनी पहचान बनाने के लिए करवाया जाता है या ऑर्डर देकर करवाया जाता है तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होने लगता है। डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट हेजहॉग कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है। किसी एक गोल को प्राप्त करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। गुड टू ग्रेट कंपनीज इस बात पर फोकस करती है कि सिर्फ इसी बात पर ध्यान नहीं देना कि क्या किया जाए, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देना है कि क्या नहीं किया जाए। एक स्टॉप डूइंग लिस्ट भी बननी चाहिए जिसमें ऐसे एक्शंस करने से आपको बचना चाहिए जो आपकी कंपनी को नीचे धकेलने के लिए एक कारण बन सकते हैं। गुड
गुड टू ग्रेट कंपनीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि जब फंड प्रोवाइड किया जाए तो वो कौन से एरियाज में किया जाए। पैसों को लगाते समय भी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को फंडिंग देनी चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट्स को नहीं, पूरा एनालिसिस के बाद ही यह किया जाता है। यह भी डिसिप्लिन का एक अच्छा उदाहरण है। टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स, टेक्नोलॉजी की ओर। गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर्स अलग तरीके से इनोवेशंस की तरफ बढ़े। जहां दूसरी ओर कंपनियां इनोवेशंस को उलझे हुए इश्यूज के रूप में देखती थी, वहीं पर गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर्स ने इसको अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के रूप में देखा। दुनिया की 80% से ज्यादा कंपनीज ने इनोवेशंस को अपनी कंपनी से एक्सक्लूड कर दिया, जो कि आउटकम लाने के लिए टॉप 5 फैक्टर्स में से एक मानी जाती है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो इनोवेशन कंपनी को बढ़ा सकती है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात का ध्यान रखा, सिर्फ उसी टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया जो फैशन में थी, बल्कि उन्होंने उस हर टूल का इवैल्यूएशन किया जो वो अपनी कंपनी में यूज करने वाले थे, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट को एक्सीलेंस के लेवल पर माप लेना चाहते थे। वहीं पर दूसरी कंपनीज ने इस बात पर फोकस किया कि कहीं हम किसी चीज को यूज करने में पीछे न रह जाएं, और इसी पीछे रहने वाले डर ने उनको कोई भी इनोवेशन लाने का मौका दिया, जो कि उनकी कंपनी के लिए कभी कभी सही साबित और कभी गलत। एक रिसर्च बताती है कि इनोवेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन ना तो ये कंपनी को बहुत ही महानता की तरफ ले जाती है, ना ही कंपनी को लॉस की तरफ ले जाती है, बल्कि इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये बेनिफिट्स देती है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें टेक्नोलॉजी या इनोवेशन से ही आती हैं। उसको यूज करने का सही तरीका आना चाहिए, जो कि आता है गुड टू ग्रेट लीडर्स की थिंकिंग से और उनके एनालिसिस से। नुकोर कंपनी में एक फेमस कंपनी नुकोर के ऑफिशियल्स कहते हैं कि 20% उनकी ग्रोथ का श्रेय वो इनोवेशन को देते हैं, लेकिन 80% अपनी ग्रोथ का श्रेय वो उन लोगों को देते हैं जो उनके बिजनेस का कल्चर बनाते हैं। यहाँ पर वॉलग्रीन्स कंपनी का उदाहरण लेते हैं। वॉलग्रीन्स हो या drugstore.com, इन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल कर ली थी। स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे बढ़ते हुए काफी अच्छे दाम पर पहुँच गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी। वॉलग्रीन्स ने हार ना मानते हुए नया तरीका अपनाया। अप्रोच को अपनाने से पहले सभी तरह के उपायों को किया। अपनी कंपनी के सारे डेटा को एनालिसिस करना, उसका जो मार्केट है उसको एनालिसिस करना, और उसके बाद ही उन्होंने आगे कोई कदम उठाया। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को फोकस किया उनकी कंपनी के मेन गोल्स को अचीव करने के लिए। उनकी वेबसाइट ने अलाउ किया कि लोग किसी भी लोकेशन पर अपने सामान को मंगवा सकते थे। इवेंचुअली उनकी कंपनी का ये फॉर्मूला हिट हो गया। कॉलिंस का कहना है कि एनर्जेटिक इंडिविजुअल जो एक कंपनी में काम करते हैं, उनका एक क्लियर गोल है। वो किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बड़ी बड़े टारगेट्स को अचीव करते हैं। चैप्टर नंबर 8, फ्लाईव्हील और डूम लूप। इस चैप्टर में बात की गई है दो कॉन्सेप्ट की, एक फ्लाईव्हील और दूसरा डूम लूप। फ्लाईव्हील एक गैजेट होता है जो एक सर्कल की तरह होता है। उसको चलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू हो जाता है उसके बाद वो कंसिस्टेंटली उसी स्पीड पर घूमता रहता है। ये शो करता है कि कैसे कंपनी को सस्टेनेबल बनाया जाए। एक बार कंपनी को चलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, पावर को दिखाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब छोटे छोटे स्टेप्स के साथ वो चलने लग जाती है तो वो अपने आप एक रनिंग मोड में आ जाती है। एक ही डायरेक्शन में किए जाने वाले पॉजिटिव एफर्ट्स उस फ्लाई व्हील को बार बार घुमाते रहते हैं। इस फ्लाई व्हील से हमें ये पता चलता है कि जब कोई संगठन एक क्लियर गोल के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स डालकर एक ही डायरेक्शन में काम करता है और विश्वास रखता है कि वो साथ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने कंपनी के कल्चर को भी डिसिप्लिन रखता है, तो वो कंपनी हमेशा आगे बढ़ती है। इसी के विपरीत डूम लूप है। यह बिना कोई सोचे समझे किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट होता है और प्रैक्टिकली कोई भी ग्रोथ नहीं करता। यहाँ पर एक के बाद एक लिए जाने वाले नेगेटिव एक्शंस कंपनी की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कंपनी का ध्यान एक गोल पर नहीं बल्कि कई गोल्स पर भटकने लगता है। कंपटीशन का भय उनके अंदर इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि वो हर काम डर की वजह से करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पाते जो उनकी कंपनी के लिए अच्छा होगा, और अंत में कंपनी की ग्रोथ बंद होने लगती है। चैप्टर 9, गुड टू ग्रेट, बिल्ट टू लास्ट। बिल्ट टू लास्ट वो बुक है जो जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट से पहले लिखी थी। बिल्ट टू लास्ट में ज्यादातर लीडरशिप क्वालिटीज कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है उसके बारे में बात की गई है, और गुड टू ग्रेट में यह बात की गई है कि कैसे उन आइडियाज को अपनी कंपनी में लगाकर अपनी कंपनी की ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है। गुड टू ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रोथ करते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को भी ग्रोथ देते हैं। गुड टू ग्रेट कंपनीज को पैसा नहीं चलाता, बल्कि गुड टू ग्रेट कंपनी में पैसा बॉडी के लिए जितना ब्लड और वाटर की जरूरत होती है उस तरह काम करता है। इसके सारे गोल्स सिर्फ पैसे से नहीं जुड़े होते, इसके सारे गोल्स ग्रोथ से जुड़े होते हैं, और जब ग्रोथ होगी तो कंपनी अपने आप पैसा बनाएगी। जिम कॉलिंस कहते हैं कि काम कभी पूरा नहीं होता। गुड टू ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो अंत तक काम करते हैं उन्हें बनाए रखने के लिए
वो हमेशा एनर्जी ढूंढते रहते हैं। यदि सही लीडर्स किसी कंपनी में है तो वो हमेशा अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे और कंपनी अपने आप ऊंचाइयों पर पहुंचती रहेगी। अंत में कॉलिंस कहते हैं कि जब आप उसी काम में लगे होते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप नई नई तकनीक बनाते हैं, जिसको आप कंप्लीटली अचीव करना चाहते हैं, तो महानता अपने आप आपके पीछे चली आएगी। इस बुक का कंक्लूजन है कि हमें हमेशा अपना एक क्लियर गोल रखना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए और नई नई इनोवेशंस और टेक्निक्स को सही तरीके से अपने काम के लिए यूज करना चाहिए। इस सब के साथ आंतरिक मोटिवेशन होने पर एक व्यक्ति लीडरशिप के 5 कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लेकर अपने जीवन, अपनी कंपनी, अपने व्यवसाय, हर चीज में महानता हासिल कर सकता है।